हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो है और पार्ट 7 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। वेक्टर आई कैप, वेक्टर जे कैप और वेक्टर के कैप। ये कैप इसको पढ़ा जाता है, एक्चुअल में ये भी आपका एक वेक्टर ही है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं और जानने वाले हैं इसके बारे में। चलिए, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर क्या होता है। मैं यहाँ पे एक त्रिविमीय अक्ष लेता हूँ या एक्स अक्ष ले लेता हूँ, यह आपका वाई एक्स ले लेता हूं और यहां पर मैं एक जेड एक्स ले लेता हूं। ठीक है, ये तीनों आपको पता है कि एक दूसरे पे लंब होते हैं। एक्स वाई जेड, ये तीनों अक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसे हम लोग एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष और ये जेड अक्ष कहलाते हैं और इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और इसे ओ से सूचित करते हैं। मैं यहाँ पर एक्स अक्ष के अनुदिश मैं एक इकाई दूरी ले लेता हूं और यहाँ पे एक बिंदु दे देता हूं ए। वाई अक्ष के अनुदिश मैं यहाँ पे एक बिंदु बी ले लेता हूं और इसकी यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपकी एक इकाई है। ये भी एक इकाई है, ये भी एक इकाई है। उसी तरह से जेड अक्ष पे मैं मूल बिंदु से एक इकाई दूरी पर एक कोई बिंदु सी ले लेता हूं। एक इकाई दूरी पर एक बिंदु सी ले लेता हूं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि वेक्टर ओए, वेक्टर ओए जो है इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड 1 इकाई है। वेक्टर ओबी जो है एक्चुअल में ये वेक्टर ही कहलाएंगे क्योंकि देख लो ये आपकी एक दिष्ट रेखाखंड है जिसकी दिशा भी निर्धारित है ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष की दिशा निर्धारित होगी ना जी, और इसका परिमाण भी हमारे पास दिया है। तो ये आपके क्या है, एक प्रकार के वेक्टर ही है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं ओसी वेक्टर के परिमाण की तो उसका भी परिमाण एक दिया है। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक हो उन्हें हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। उनको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यहां कह सकते हैं कि वेक्टर ओए, वेक्टर ओबी तथा वेक्टर ओसी क्रमशः ओएक्स ओवाई तथा ओजेड के अनुदिश मात्रक कह सकते हैं या इकाई कह सकते हैं। इकाई सदिश कहलाते हैं। इकाई सदिश कहलाते हैं, यानी कि ये जो वेक्टर ओए है, वेक्टर ओबी है और वेक्टर ओसी है, ये तीनों आपके क्या है, इकाई सदिश कहलाएंगे क्योंकि इनका परिमाण जो हो रहा है ना एक हो रहा है। इनका मैग्नीट्यूड जो हो रहा है क्या हो रहा है, एक हो रहा है, इकाई हो रहा है। और इन्हीं को मैं क्या करूंगा, आई से सूचित करूंगा, आई कैप से, इसे जे कैप से और इसे के कैप से। यानी कि यहां से यहां तक की जो आप दूरी देख रहे हैं वह आपकी एक इकाई है, इसलिए आपका क्या हुआ, यूनिट वेक्टर हुआ। और इसे मैं कैसे सूचित करूंगा, आई कैप से, इसे जे कैप से और इसे के कैप से। यानी कैप अगर ऊपर लग जाता है इस तरह से किसी भी सदिश में तो समझ लेना कि वो यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। कई आपके बुक में दिया होगा ए कैप, यानी कि दैट मींस ए का मैग्नीट्यूड जो है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। मैं यहाँ अब क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं, माना एक बिंदु P जिसका निर्देशांक एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड आकाश में स्थित है। आकाश में ये कहीं स्थित बिंदु है। ठीक है, चलिए मैं इसका ग्राफ यहाँ पे बना देता हूं और फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, ठीक है, यह आपका वाई अक्ष हो जाएगा और यहाँ पर मैं आपका जेड अक्ष ले लेता हूँ। ठीक है, आप तीन अक्ष देख लिए, ये एक्स वाई जेड, ये तीनों एक दूसरे पे लंबवत है। ये तो हमने 3D में पढ़ रखा है, एक्स वाई जेड। मैं कहीं आकाश में एक बिंदु ले लेता हूं P। ठीक है, यहां पे मैं एक बिंदु P ले लेता हूं जिसका निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड है। और मैं इसकी स्थिति सदिश को यानी कि ओपी वेक्टर को मैं किसी वेक्टर से, किसी संकेत से, मान लो वेक्टर आर लिख देता हूं। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर है। यहां मान लेते हैं, माना P की स्थिति सदिश यानी कि ओपी जो वेक्टर है वह किसके बराबर है, वेक्टर आर के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर ओपी को एक डायगोनल मानते हुए मैं यहां पर एक घनाभ बनाता हूं। ठीक है,
ओपी को यहाँ पे एक विकर्ण मानते हुए मैं यहाँ पे एक घनाभ की रचना करता हूँ। ठीक है, चलिए इस तरह से मैं यहाँ पे एक घनाभ की रचना करता हूँ। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए इनको मिला देते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था ना आपको एक घनाभ बनाकर पिछले वीडियो में, उसी तरह से यहाँ पे हमने एक घनाभ बना दिया। ठीक है, ओपी को विकर्ण लेते हुए मैंने एक सट फलक कह सकते हैं या घनाभ भी कह सकते हैं। यहाँ पे ओपी को विकर्ण मानते हुए एक सट फलक या घनाभ भी लिख सकते हैं, है ना। सट फलक बनाया। ठीक है, अब इनके नाम भी हम लोग यहां पर दे सकते हैं। एक्चुअल में देखो फिगर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, मैं इस फिगर को फिर से बना देता हूं। चलिए फिगर हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे ए बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ बी ले लेता हूँ और यहाँ पे सी। एक्स एक्सिस पे ये ए, यहाँ बी और यहाँ पर सी लिख लेते हैं। और भी ये सारे नाम ले सकते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं डी, इधर ई ले लेते हैं, यहाँ पर एफ ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि ओ से एफ को मिला देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैं अगर बात करूं ओए वेक्टर की, तो एक्चुअल में यह जो बिंदु है इसके अनुदिश देखेंगे तो ओए वाला, देखिए यहाँ पे ये P का निर्देशांक एक्स वाई जेड है, तो P का निर्देशांक एक्स वाई जेड यानी कि P अक्ष पर या एक्स इकाई दूरी पे हमने एक बिंदु लिया था। वाई अक्ष पे मैंने वाई इकाई दूरी पर और जेड अक्ष पे जेड इकाई दूरी पर लेने पर ये एक बिंदु आया। जैसे अगर आप 2D ज्यामिति में देखते हो तो अगर कोई बिंदु P x y दिया हो, यानी कि इसकी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है कि x अक्ष पे x इकाई दूरी से और y अक्ष पे आपको y इकाई दूरी से आपको यह देखकर यह बिंदु छायांकित यहाँ पे दर्शाना होता है। उसी तरह से जब ये त्रिविमीय ज्यामिति में किसी बिंदु की स्थिति की बात करें तो x अक्ष पे उसकी दूरी कितनी ली गई होगी, a इकाई, y अक्ष पे b इकाई और z अक्ष पे c इकाई, तब यह बिंदु निर्धारित किया गया होगा। तो यहाँ पे आप ओए वेक्टर की बात करेंगे तो ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप। आई कैप किसके लिए, यूनिट वेक्टर के लिए, और यूनिट वेक्टर हुआ और यहाँ x क्या है आपका, तो x यहां से यहां तक की दूरी है। देखे थे ना यूनिट वेक्टर के लिए आई कैप। उसी तरह से ओबी वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, वाई जे कैप, और ओसी वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, जेड के कैप। ऐसे दर्शा सकते हैं। अब देखिए मैं अगर बात करूं ओपी वेक्टर को, तो मैंने ओपी वेक्टर को यहाँ पे मान लिया वेक्टर आर, ओपी को मैंने वेक्टर आर माना है, तो यहाँ पे मैं वेक्टर आर लिख देता हूं। तो अगर मैं यहाँ ओपी की बात करूंगा, वेक्टर ओपी की बात करूंगा, तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूं तो यह देखो ओ सी पी एफ एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो ये समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो दो आसन्न भुजाओं के, समझ रहे ना, दो आसन्न भुजाओं के कौन से आसन्न भुजा, जो विकर्ण का शीर्ष उन दोनों का एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, उन दोनों के योग के बराबर हो जाता है, होता है ना जी। तो इसलिए मैं पहले क्या करूंगा, ओसी का तो आपको पता है कि ओसी जो है आपका जेड के वेक्टर है, जे के कैप के बराबर है। ठीक है, और अगर बात करें ओएफ की, तो ओएफ का तो वैल्यू पता नहीं, तो पहले ओएफ निकाल लेते हैं। चलिए, तो ओपी ना निकालकर हम लोग पहले ओएफ वेक्टर की बात कर लेते हैं। मैं ओएफ वेक्टर की बात करूंगा तो यहाँ पे ये नीचे वाला देखो, चूंकि ओ ए एफ बी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, देख लो ओ ए एफ बी। तो यहां से ओ एफ वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए वेक्टर और प्लस में ओ बी वेक्टर के योग के बराबर हो जाएगा, है ना। समांतर चतुर्भुज के लिए योग का जो नियम मैंने बताया था, तो ओ एफ वेक्टर होगा बराबर होगा ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर का मान क्या है, यहाँ एक्स आई कैप, और ओ बी वेक्टर का क्या है, वाई जे कैप। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओपी वेक्टर के लिए। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि चूंकि ओ एफ पी सी एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज है,
एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ओपी वेक्टर जो होगा बराबर हो जाएगा ओएफ वेक्टर प्लस में ओसी वेक्टर के। वही योग का समांतर चतुर्भुज नियम था ना जी, योग का समांतर चतुर्भुज नियम, उसी के द्वारा, है ना, चतुर्भुज नियम, ठीक है, उसी के द्वारा मैंने लिख दिया। तो मैं यहाँ ओपी वेक्टर बराबर में लिख सकता हूँ, ओएफ वेक्टर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप, ओसी वेक्टर का मैंने वैल्यू रख दिया। यानी कि अगर मुझे आकाश में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाना होगा, उसके स्थिति सदिश लिखने होंगे, तो मैं उसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप द्वारा दर्शाऊंगा, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं यहां पे कह देता हूं कि एक बिंदु P है जिसका आकाश में स्थिति जो है 2, 1 और माइनस का 3 है, इस तरह से है, तो अगर मुझे पूछे कि इस बिंदु की स्थिति सदिश क्या होगी, तो मैं ओपी वेक्टर बराबर लिखूंगा 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस का 3k कैप, ठीक है। तो किसी बिंदु की स्थिति सदिश आपको दर्शानी होगी, तो इसके आधार पर ही हम लोग x नियामक इंटू में उसका सदिश आई कैप प्लस फिर y नियामक और फिर उसके बाद j कैप और प्लस में आपका जो z नियामक दिया होगा और फिर इंटू में k कैप। अगर मान लो 2D में बात कर रहा हो, कोई बिंदु A है, इसका स्थिति सदिश आपको दर्शाना हो, इस तरह से दिया हो, तो इस बिंदु की स्थिति सदिश के लिए OA वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2i कैप प्लस में 3j कैप। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको फिगर भी बना के दर्शा सकते हैं, मैं इसको फिगर में भी ऐसे दर्शा सकता था, x अक्ष, y अक्ष और ये z अक्ष, ठीक है। ये आपका x अक्ष हो गया, यह y अक्ष हो गया और एक z अक्ष हो गया। मान लो कोई बिंदु है आपका P जिसका निर्देशांक दिया है 2, 1 और -3, तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा, 2, 1, -3 का स्थिति सदिश क्या होगा, तो हम लोग इसी तरह से ये दर्शाएंगे। तो ये आपको याद रखना होगा किस तरह से किसी बिंदु की स्थिति सदिश को दर्शाना है, तो आपको एक्सरसाइज में बहुत ही आसानी होगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दिक् कोज्याएं क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है किसी वेक्टर का। चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ये एक्स अक्ष ले लेता हूँ, यहाँ वाई अक्ष ले लेता हूँ और यहाँ पर एक जेड अक्ष ले लेता हूँ, ठीक है। यह आपका एक्स हो गया, वाई हो गया और यह आपका जेड अक्ष हो गया। मैं यहाँ पे एक बिंदु P ले लेता हूँ जिसका स्थिति सदिश आपको पता है, वेक्टर OP हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। OP अगर इसका निर्देशांक दिया है हो x y z, तो उसका क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अभी मैंने बताया उसकी स्थिति सदिश को इस प्रकार से दिखाएंगे। चलिए, अच्छा, जबकि यह आपका एक दिष्ट रेखाखंड होगा, OP आपका एक वेक्टर है, OP आपका एक वेक्टर है, मैंने यहाँ दिशा भी दिखा दी। तो जब यहाँ OP आपका एक वेक्टर है, तो यह x अक्ष के साथ कोई ना कोई कोण बना रहा होगा, y अक्ष के साथ कोई ना कोई कोण बना रहा होगा और z अक्ष के साथ भी कोई ना कोई कोण बना रहा होगा, कोई कोण बना रहा होगा। तो यहाँ कोण मान लेते हैं कि x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनता है, y अक्ष के साथ बीटा कोण बनता है और z अक्ष के साथ गामा कोण बनता है। मैं यहाँ मान लेता हूं, माना किसी सदिश वेक्टर इसको R मान ले, क्या वेक्टर R x y तथा z अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाता है। तो इनका कोसाइन वैल्यू, यानी कि इन कोणों का कोसाइन वैल्यू यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा तथा कॉस गामा को वेक्टर R का, इस सदिश जिस वेक्टर की बात करेंगे, जो वेक्टर कोण बना रहा होगा, उस वेक्टर का दिक् कोज्याएं कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ठीक है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को यहाँ पे दिक् कोज्याएं कहेंगे कि इस वेक्टर का अगर वह वेक्टर एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाता है, तो उनका कोसाइन वैल्यू जो होता है उस सदिश का दिक् कोज्याय कहलाएगा। और इनको क्रमशः L, यानी L मतलब L किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा के बराबर, M कॉस बीटा के बराबर और N से सूचित करते हैं। इनको क्रमशः
एल एम और एन से सूचित करते हैं। दिक को ज्या को किससे सूचित करते हैं? एल एम एन से। और मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है, बिंदु P जो है, इसका निर्देशांक एक्स वाई जेड दिया, एक्स वाई जेड दिया, तो जाहिर सी बात है इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओपी बराबर आप लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप, यही ना लिखोगे। यहाँ एक्स वाई जेड जो है ना, एक्स वाई तथा जेड को, एक्स वाई तथा जेड को सदिश ओपी वेक्टर जो दिया इसका दिक अनुपात कहते हैं, दिक अनुपात कहते हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, दिक अनुपात कहते हैं, ये याद रखें। चलिए, तो हमने तो दिक को जय और दिक को साइन देख लिया है ना, देख लिया, और दिक अनुपात के बारे में भी जान लिया। अब हम लोग पता करेंगे कैसे किसी सदिश का इकाई सदिश निकाला जाता है। किसी सदिश का इकाई सदिश हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। किसी सदिश का इकाई सदिश कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहां पर एक सदिश ले लेता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पर उसके लिए मैं एक चित्र बना लेता हूँ। चित्र द्वारा हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। चित्र द्वारा हम लोग इसे बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। चलिए, द्विविमीय ज्यामिति में भी देख सकते हैं और 3D ज्यामिति में भी इसे देखकर समझा जा सकता है, ठीक है। ये आपका एक्स अक्ष, यह वाई हो जाएगा और यहाँ पर ये जेड हो जाएगा। मैं एक बिंदु यहाँ ले लेता हूँ आकाश में, इसकी बिंदु की P स्थिति देता हूँ और इसका निर्देशांक एक्स वाई जेड देता हूँ, ठीक है। और ये मूल बिंदु से यहाँ इसको मिला देते हैं, तो ये आपका एक वेक्टर होगा OP। और वेक्टर OP की स्थिति सदिश की बात करें तो आप कैसे लिखोगे? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और के कैप, जेड के कैप, इसी तरह से ना मैं मान लेता हूं, माना P जिसका निर्देशांक क्या है? एक्स वाई जेड आकाश में स्थित बिंदु है, आकाश में स्थित बिंदु है। ये आपका एक आकाश में स्थित बिंदु है। और यहाँ पे ये मान लेता हूं कि वेक्टर OP जो है ना, वेक्टर OP बराबर वेक्टर आर है। और यह किसके बराबर हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप के बराबर हो जाएगा। ये तो आपको पता है, मैंने बता दिया है। चलिए, अब आगे देखिए, मैं यहाँ पर एक षटफलक का निर्माण करता हूं। चलिए, ये आपका एक षटफलक बन गया। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि इस OP की लंबाई या OP का जो परिमाण होगा, वह परिमाण होगा इसका, है ना। OP की जो लंबाई होगी वही इसका परिमाण कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो हम किसी सदिश का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग उसके इकाई सदिश को देखेंगे। चलिए, अच्छा, अब इसके लिए मैं इसके कुछ नाम देता हूं। यहाँ पे मैं A देता हूं, यहाँ B देता हूं, यहाँ C देता हूं, यहाँ D ले लेता हूं, यहाँ E ले लेता हूं और यहाँ पर F ले लेता हूं। आप यह जो देख रहे हो यह आपका विकर्ण कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक की लंबाई आपकी x है इस निर्देशांक के अनुसार, यहां से यहां तक की लंबाई आपकी y है और यहां से यहां तक की लंबाई आपकी क्या है? z है। तो अगर बात करें घनाभ आकार है या आकृति, तो घनाभ का अगर आपके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है तो घनाभ का विकर्ण रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है, यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुआ। तो ये तो सिंपल तरीका हुआ, सरल तरीके से। और दूसरे तरीके से हम इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि OF को मिला देता हूं। अब देखिए, यह वाली y है तो यह वाली भी y हो जाएगी। तो मैं यहां से आसानी से OF निकाल सकता हूं, जो कि हो जाएगा रूट अंडर OA का स्क्वायर प्लस में AF का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यह आपका एक आयत के रूप में दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह से मैं इसमें बात करूंगा, इसमें, ठीक है, इस वाले में, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ 90 बनेगा ना जी, ये 90 बनाएगा ना जी,
तो ये आपका एक त्रिभुज देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज देख सकते हैं। उसी तरह से यहां भी देख सकते हैं त्रिभुज POF में OP बराबर में हो जाएगा रूट अंडर OF का स्क्वायर प्लस में PF का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा रूट अंडर OF क्या है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे PF क्या हो जाएगा आपका, तो PF आपका PF कितना हो जाएगा आपका, यहाँ PF कितना हो जाएगा, तो ये आपका देखिए OC आपका Z है, तो ये भी Z के बराबर हो जाएगा, यानी Z स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ रूट हट जाएगा स्क्वायर से ना, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये प्लस में Z स्क्वायर। तो यहाँ हमें ये पता चला कि अगर किसी सदिश का परिमाण निकालना होगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो सिंपली उसके क्या कर देंगे, रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर, ये हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। किसी सदिश का परिमाण निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकल गया। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, तो हमें किसी सदिश का इकाई सदिश यहाँ निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं बात करूं आपका जो वेक्टर r मैंने इसे माना है, वेक्टर r जो माना है, ठीक है, तो वेक्टर r बराबर दिया है x i कैप y j कैप और z k कैप। और अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होगा, इसका यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका परिमाण क्या होगा, एक होगा, एक इकाई होगा, जिसका परिमाण क्या होगा, एक इकाई होगा, है ना जी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि वेक्टर r जो होगा बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा जी, वेक्टर r, तो वेक्टर r बराबर हो जाएगा यूनिट वेक्टर और इनटू में उसके परिमाण से, उस सदिश के, उस वेक्टर के परिमाण में जब हम यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे तो उस वेक्टर के बराबर हो जाएगा। या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि किसी सदिश का है ना, किसी सदिश का इकाई सदिश निकालना होगा, तो 1 बाई ये चला जाएगा डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ r और इनटू में वेक्टर r। यानी तात्पर्य यह हुआ कि अगर मान लो किसी मुझे वेक्टर a का यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू में वेक्टर r, ऐसे लिख सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे इसकी बात करें वेक्टर r का यूनिट वेक्टर, तो वह हो जाएगा 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r यानी यही ना निकाले अभी हम लोग, r का मैग्नीट्यूड यही ना निकाले हैं, जो वेक्टर OP को मैंने r माना था ना, तो इसका मैग्नीट्यूड आपका यही ना निकालना है। चलिए, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा x i कैप, देख लीजिए r वेक्टर का मान मैं रख रहा हूं इस फॉर्मूले के आधार पर, प्लस y j कैप और प्लस में z k कैप। अब इन सब में अलग अलग मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट वेक्टर r इक्वल टू हो जाएगा x बटा में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर i कैप प्लस y बटा में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर k j कैप और प्लस z बटा में रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर k कैप। ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखूं, देख लो आप, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा में, स्क्वायर से यहाँ नीचे रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे से रूट हट जाएगा ना जी, और प्लस में इसका स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर बटा में स्क्वायर से रूट हट जाएगा। और देखो एलसीएम लेके अगर इसको जोड़ोगे तो इसका परिमाण 1 नहीं आ जाएगा जी, दैट मींस यह आपका यूनिट वेक्टर हो गया। तो अगर मुझे किसी सदिश का इकाई सदिश निकालना होगा तो मैं उस सदिश के परिमाण द्वारा भाग कर दूंगा दिए गए सदिश में, उस सदिश के परिमाण द्वारा मैग्नीट्यूड द्वारा भाग कर दूंगा दिए गए सदिश में, तो हमारा यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, समझ गए ना। यानी कि अगर मान लो a वेक्टर बराबर में दिया हो 2i प्लस 3j और प्लस में 5k कैप, ऐसे दिया हो, तो अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, वेक्टर a का यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो पहले मैं a का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25।
ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका 38 आ जाएगा, रूट 38 आ जाएगा ये ना, 25 और 4 29 हो जाएगा, और 29 31 का 38 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए कैप बराबर में 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में वेक्टर ए, यानी कि 1 बाई रूट अंडर 38 और इंटू में 2i प्लस में 3j कैप और प्लस में 5k कैप। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यूनिट वेक्टर ए बराबर 2 बाई रूट अंडर 38 आई कैप प्लस 3 बटा में रूट अंडर 38 जे कैप और प्लस 5 बटा में रूट अंडर 38 के कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। तो इसको आप याद रखोगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। अभी 2-3 पार्ट और बचे हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। लेकिन ज्यादातर हम लोग जितना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, एक्सरसाइज में उतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अच्छा है कि हम लोग अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर करें, अच्छे तरीके से पढ़ ले, तभी हम लोग एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन और ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बना पाएंगे। और बहुत जरूरी है हमारे सारे कंसेप्ट को क्लियर करना। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in जाकर सर्च करेंगे और वहां पर जाकर इससे संबंधित नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं, जरूर कमेंट करिएगा।